आहार्य ऑफिस जाने के लिए रेडी था। उसने इत्ती को देखा जो अभी बेड पर सो रही थी। रोज की तरह उसने पहले इत्ती को उठाया, ये जानते हुए भी कि वो अभी नहीं उठेगी। उठो, आज भी ऑफिस लेट पहुंचने का इरादा है तुम्हारा? इत्ती ने अपना चेहरा चादर से ढक लिया। अभी तो बहुत टाइम है। आहार्य ने सर हिलाया और वहां से चला गया। करीब 2 घंटे बाद इत्ती की नींद खुली। वो अलसाई सी उठकर बैठ गईं। उसने वक्त देखा तो वो आज भी लेट थी, लेकिन आज वो काफी रिलैक्स थी। उसने अंगड़ाई लीं और बेड से उतर गईं। आज उसका मौनी से मिलने का प्लान था। रेडी होने के बाद उसने आहार्य को कॉल किया। उसके कुछ बोलने से पहले उसने अपना फरमान सुनाया, बॉस, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। और किस खुशी में? इत्ती ने अपने नेल्स के देखते हुए जवाब दिया, खुशी की बात तो है, आज मैं मौनी दी से मिलने जा रही हूं। आहार्य से बात करने के बाद उसने अपना बैग उठाया और रूम से निकल गई। लिविंग हॉल में आकाश जो तेजस्वी सिंह की गोद में खेल रहा था, उसने जैसे ही इत्ती को देखा तो आवाजें निकालने लगा। उसे देखकर इत्ती उसके पास आईं। आकाश झट से उसकी गोद में आ गया। अक्कू, अभी मैं कहीं जा रही हूं, बाद में तुम्हारे साथ खेलूंगी। बेटा, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए, शायद ये आपके साथ जाना चाहता है। इत्ती ने तेजस्वी सिंह को देखा तो वो पलकें झपकाते हुए आगे बोली, ये तुम्हारे साथ ही खुश रहता है, वरना हर वक्त तो बेचारा माँ के लिए तरसता रहता है। कीर्ति, पता नहीं कैसी माँ है, अपने कैरियर के आगे उन्हें ये मासूम भी नजर नहीं आता। उनकी बात सुनते हुए इत्ती ने आकाश को देखा जो अपनी उंगलियों को चूसते हुए उसे देख रहा था। इत्ती ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आप आकाश भाईसा को बता देना वरना वो फिक्र करेंगे। इत्ती आकाश के साथ चली गईं। उसके जाने के बाद तेजस्वी सिंह ने अफसोस से एक आह भरी, कीर्ति आप वक्त आने पर बहुत ज्यादा पछताएंगी। इत्ती आकाश को गोद में उठाए कार से उतरी। थोड़ी दूरी पर उसे मौनी और गौरी जी दिख गए। मौनी की गोद में उसका 1.5 साल का बेटा रोहित था। वाह, आकाश भी आया है। मौनी ने रोहित को गौरी जी की गोद में दिया और आकाश को लेने के लिए हाथ आगे किया। ये देख आकाश ने जल्दी से इत्ती की गर्दन को पकड़ लिया। वो इत्ती को देखते हुए न सर हिलाने लगा। अक्कू दी कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो तुम्हारी बुआ सा है, और देखो एक छोटा बेबी भी है, उसके साथ खेलोगे नहीं? इत्ती के काफी समझाने के बाद वो मौनी की गोद में चला गया। ये तो आपकी सारी बात मानता है, मेरी इतनी नहीं मानता, ये सबसे ज्यादा बात मानता है अपने बड़े पापा की। इत्ती की बात सुनकर आकाश हंसते हुए बोला, भले पापा। फिर सब मॉल के अंदर चले गए। इत्ती ने सारा वक्त आकाश को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ज्यादातर उसने उसी के लिए शॉपिंग की थी। आओ, तुम इस पांडा पजामा सेट ने कितने क्यूट लग रहे हो। इत्ती ने जोर से उसके गाल पर किस किया। आकाश बार बार ड्रेस को खींच रहा था क्योंकि उसे वो कार्टून ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? जवाब में आकाश ने सर हिला दिया। लेकिन मुझे तो अच्छी लगी, तुम्हें ये पहनने पड़ेगी, कितने क्यूट तो लग रहे हो तुम। इत्ती ने वैसी ही उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस ले ली, जिसे देखकर आकाश मुंह बनाए बैठा था। इत्ती हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती थी। उसने देखा रोहित उसे देखकर हंस रहा था। न जाने क्यों। उसे देखकर आकाश ने गुस्से से उसकी ओर इशारा कर अपनी बच्चों वाली ज़बान में कुछ कहा। क्या कह रहा है ये? मौनी समझ न सकीं। वो सिर्फ अपने बेटे की ये अजीब ज़बान समझती थी। आकाश को लग रहा है कि रोहित उस पर हंस रहा है। इत्ती की बात सुनकर आकाश ने हाँ में सर हिलाते हुए गुस्से से गाल फुला लिए। रोहित भी आकाश की ओर इशारा कर कुछ कहने लगा। रोहित को भी आकाश जैसी ड्रेस चाहिए। काफी वक्त साथ गुजारने के बाद इत्ती अपनी कार से चली गईं।
मौनी और गौरी जी भी अपनी कार से अपने घर की ओर चले गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, शुरू से आखिर तक कोई उनका पीछा कर रहा था। उनके घर से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स उन्हें ही देखता रहा जब तक वो घर के अंदर न चले गए। उसने अपना मार्क्स नीचे किया। वो अनंत था। सीट से अपना सर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1.5 साल पहले एक रोज घर जाते हुए उसे अचानक कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। जब उसे होश आया तो अपने सामने बैठे आहार्य को देखकर वो हैरानी से बोला, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तुमने उस वक्त मेरी मदद क्यों की थी? आहार्य ने सीधा सवाल किया। अनंत उसकी बात समझ गया। आहार्य उस रात की बात कर रहा था जब ऐश्वर्या ने उसे ट्रैप किया था। वो सीधा बैठकर मजाकिया लहजे से बोला, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता? और तुम क्यों कर सकते हो? आखिर तुम्हें हमेशा से मेरी जगह लेने के लिए ट्रेन नहीं किया गया? तुम मेरे हर मोमेंट पर नजर नहीं रखते? मेरी आदतें अडैप्ट कर मेरी वाइफ को मुझसे दूर नहीं करना चाहते थे? उसकी बात सुनकर अनंत का चेहरा सफेद पड़ गया। पल भर में उसकी स्माइल गायब हो गई। आहार्य की हर एक बात सच थी। जब से उसने होश संभाला था, उसे आहार्य जैसा बनने पर मजबूर किया गया था। करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। तुम्हें कैसे पता? वो बेयकीनी से बोला। वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? आहार्य सिंगल सिटर सोफे पर पीछे होकर बैठ गया। मैं इत्ती से प्यार करता हूं, उसने अचानक कहा। उसकी बात सुनते ही आहार्य का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही अनंत जल्दी से उसे एक्सप्लेन हुए बोला, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इतना कहकर वो सोफे से उठा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। आखिर आहार्य का क्या भरोसा था? एक बार पहले भी उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। मेरी उसे तुमसे दूर करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, न मैं उसे पाना चाहता हूं, अनंत ने एक सांस में कहा। उसने आहार्य को देखा जिसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वो अभी भी गुस्से में था। अनंत ने समझा उसका गुस्सा जाहिर था। आखिर अभी अभी उसने उसी के सामने उसकी बीवी के लिए अपने जज्बात जाहिर किए थे। जब तुम्हें इतना पता है कि मैं तुम पर नजर रखता हूं, तो ये भी मालूम होगा कि मैं तुमसे रिलेटेड हर चीज पर नजर रखता हूं। बट आई प्रॉमिस मैं उसे तुमसे दूर नहीं करूंगा, न मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। तुम्हारी औकात भी नहीं है उसे मुझसे दूर करने की। अगर तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहार्य सोफे से उठा और उसके करीब आने लगा। अनंत दीवार से चिपक गया। आहार्य ने उसका गला जोर से पकड़ लिया। अनंत सांस लेने की मशक्कत करते हुए बोला, कौन अपना वजूद छोड़कर किसी और के जैसे बनने की ख्वाहिश करता होगा? आहार्य ने उसका गला छोड़ा तो अनंत तेजी से खांसने लगा। उसने आहार्य को देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बहुत नफरत थी तुमसे। तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बनने की मजबूरी में मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? मेरी अपनी मर्जी थी, मुझे सिर्फ उनका प्यार चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही थे मेरे पास अपना कहने के लिए। उनकी बात नहीं मानता तो किसकी मानता? कहाँ है वो अभी? आहार्य ने सवाल किया। पता नहीं, साल हो गए उनसे मिले, वो बस मुझे कॉल करते हैं। गेट आउट। आहार्य चेहरे फेर कर खड़ा हो गया। वो किसी गहरी सोच में था। तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? आई डोंट नो। उसका जवाब सुनकर अनंत खामोशी से चला गया। वो होटल से बाहर आया। वो अभी रोड क्रॉस कर रहा था कि सामने से अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अनंत एक ओर जाकर गिरा। वो अपने हाथ के बल गिरा था। सबसे ज्यादा चोट उसे अपने हाथ में आई थी। दर्द की शिद्दत से उसने कुछ पल अपनी आंखें मूंद लीं। जब खोली तो उसकी नज़र सीधे होटल की 6th फ्लोर पर एक विंडो पर गई, जहां आहार्य खड़ा उसे घूर रहा था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, इसे मेरे हाथ से न जाने क्या दुश्मनी है।
हाँ, वो इतना तो समझ गया था कि इस एक्सीडेंट की वजह आहार्य ही था। आखिर उसने उसकी बीवी के लिए इजहार किया था, आहार्य उसे ऐसे कैसे जाने देता। कुछ दिन बाद उसे एक पार्सल मिला जिसमें एक डीएनए रिपोर्ट थी। उसे यकीन नहीं आया कि ऋतिक उसका भाई है और गौरी जी उसकी माँ। उसने तो सोचा था सिर्फ वही एक शख्स दुनिया में उसका अपना था, इसलिए तो वो सारी जिंदगी उसकी बात मानता आ रहा था। पार्सल में एक लेटर भी था। आई थिंक तुम इतने तो समझदार हो, आगे तुम्हें क्या करना है तुम बेहतर जानते हो। मैंने तुम्हें वो दिया है जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच पाते, मेरी वाइफ से दूर रहना। जब वो घर के अंदर गया तो सब तहस-नहस था। आहार्य और खासकर इत्ती की सारी वीडियोस और फोटोज गायब थी। सारा सिस्टम किसी ने तबाह कर दिया था। आनंद जानता था ये किसका काम है। आहार्य, उसके अलावा ऐसा पागलपन कौन कर सकता था। उसने कुछ ही वक्त में उसे उस सच से रूबरू करा दिया था जिससे वो पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त तक महरूम था। अगर आहार्य उसे न रूबरू कराता तो वो जिंदगी भर इससे महरूम रहकर उस शख्स की बात मानता रहता। वजह भी वो बखूबी जानता था, आहार्य को उसकी कोई परवाह नहीं था। इसकी वजह थी सिर्फ इत्ती। इसके बदले में उसे चाहिए था वो इत्ती का ख्याल भी अपने दिलों दिमाग से निकाल दें। उस दिन के बाद से वो दूर से ही गौरी जी और ऋतिक को देखता था। उसे तकलीफ होती थी लेकिन वो उनके पास जाकर उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इस दौरान कई बार उसका ऋतिक से आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन ऋतिक बस उससे चेहरा फेर लेता। अब तक वो इतना तो समझ गया था कि ऋतिक को भी पता था उनके दरमियान क्या रिश्ता था। अनंत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक उदासी, एक बेबसी थी। अपनी कार स्टार्ट कर वो वहां से चला गया। कीर्ति अपने रूम में आई। उसने अपना ट्रैवलिंग बैग एक ओर रखा और सोफे पर बैठ गई। लंबे सफर से लौटी वो इस वक्त बेहद थकी हुई थी। अचानक ही सुकन्या सिंह दंदनाते हुए उसके रूम में आई और उस पर चिल्लाने लगीं। कैसे लड़की हो तुम? न पति का ख्याल है न बच्चे का। कीर्ति थकी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? तुम्हारा बेटा कहाँ है? उन्होंने गुस्से से सवाल किया। तो वो बेफिक्री से बोली, आकाश के पास होगा। आकाश के पास नहीं, उस इत्ती के पास है। सारा दिन उसी के पास रहता है। आज तो वो उसे कहीं लेकर भी गई थी। एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसे ही अपनी माँ मानने लगेगा। तुम बस बैठी देखती रहना। कीर्ति गुस्से से खड़ी हुई। व्हाट रबिश! मेरा बेटा उसे क्यों माँ मानेगा? माँ नहीं तो माँ से ऊपर का दर्जा जरूर देगा, जैसा तुम्हारा पति तुमसे भी ऊपर अपनी भाभी को मानता है। किसी काम की नहीं हो तुम। कीर्ति ने अपने दुखते दर्द को सहलाते हुए कहा, ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस इत्ती को याद दिलाओ कि आकाश सिर्फ तुम्हारा बेटा है, वरना बहुत पछताओगी। कीर्ति गुस्से से रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही सुकन्या सिंह के होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। बेचारी बहनें, सुना था दोनों के बीच एक वक्त पर बहुत प्यार हुआ करता था। यही करती आ रही थी वो पिछले 2 सालों से, कीर्ति को इत्ती के खिलाफ भड़काना। अब दोनों के दरमियान इस कदर कड़वाहट आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को देखती भी नहीं थी। इत्ती आकाश के साथ खेल रही थी कि किसी ने तेजी से डोर नॉक किया। इत्ती आकाश के गालों को खींचते हुए कहा, शायद आकाश भाई सा है। उसने जैसे ही डोर खोला, कीर्ति ने गुस्से से उसे पुश किया। इत्ती एक कदम पीछे हो गई। कीर्ति को देखकर वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है दी? ओह रियली? तुम पहले अपनी हरकतें देखो, आजकल कितनी गिरी हुई हरकत कर रही हो तुम। इत्ती गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हैं आप? अब इतनी इनोसेंट मत बनो। इत्ती ने अब जाकर कीर्ति के पीछे खड़ी सुहानी पर ध्यान दिया। उसे घूरते हुए वो अपने दांत पीस कर बोली, तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न बोले वो? मेरी बहन है, वो मेरे हक में बोल सकती है। तुम्हारी तरह बहन की शक्ल भी सांप नहीं है। कीर्ति बेहद गुस्से में थी। उसे अपनी जुबान का कोई ख्याल नहीं था।
इन 2 सालों में उसकी और सुहानी की बेहद गहरी दोस्ती हो गई थी। कीर्ति की बात से इत्ती को कुछ बुरा लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अच्छा, ऐसा कौन सा सांप वाला काम किया है मैंने, वो भी बेहद गुस्से में बोली। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो। अगर तुम्हें बच्चों का इतना ही शौक है तो अपने बच्चे करो ना। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तक तुम माँ नहीं बन पाई। उसका बदला मेरे बेटे को मुझसे दूर करके क्यों निकाल रही हो? उसकी बात पर इत्ती खामोश रह गई। पहली बार था जब वो किसी को मुंहतोड़ जवाब न दे सकी थी। कीर्ति इत्ती के बगल से निकलकर आकाश के पास गई, जो उनकी आवाज़ों से उन्हीं की ओर देख रहा था। इत्ती ने अपनी मुट्ठियां कस ली, उसकी आंखें जल रही थी, शायद आंसू आंखों को भरने के लिए बेताब थे। लेकिन उसने उन्हें आने नहीं दिया। कीर्ति ने आकाश को गोद में उठाया। उसे देखकर आकाश बिल्कुल खामोश और मायूस सा हो गया था, लेकिन वो उसकी गोद में आने से रोया नहीं। बचपन से आकाश ने उसे सिखाया था कि उसे अपनी माँ से हमेशा प्यार करना है, कभी उनसे बदसलूकी नहीं करनी। कीर्ति आकाश को लेकर जैसे ही इत्ती के बगल से गुजरी, आकाश अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे पुकारने लगा, मम्मम। कीर्ति का खून खौल गया। वो गुस्से से आकाश को घूरते हुए बोली, वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ, समझे तुम? फिर इत्ती को देखते हुए बोली, आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। उसके जाने के बाद सुहानी भी इत्ती को एक नज़र देखकर चली गईं। उनके जाते ही इत्ती बुरी तरीके से रोने लगीं। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से रोते हुए सारा रूम पल भर में तहस-नहस कर दिया। आखिर में बेड के किनारे बैठकर खुद से सिमटते हुए बुरी तरीके से रोने लगीं। अब बस बहुत हो गया, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। कब तक आप बुज़दिलों की तरह छिपते फिरेंगे? मोहिनी जी गुस्से से एक रूम में आई और बुरी तरीके से चिल्लाने लगीं। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बेहद गाढ़े थे, जिस्म भी बेहद कमज़ोर पड़ चुका था। उसने अपने सामने बैठे दोनों आदमी को देखा, जो कुछ डिस्कस कर रहे थे, और उनके आते ही खामोश हो गए। उनमें से एक आदमी सोफे पर बैठा था, और सोफा बेहद कम रोशनी में था, जिससे उस आदमी पर बेहद कम रोशनी पड़ रही थी। जबकि दूसरा आदमी उसी के सामने वाले सोफे पर बैठा था, जो रोशनी में था। रोज-रोज एक ही बात, बस कुछ वक्त का सब्र और है। उस अंधेरे में बैठे आदमी की बात सुनकर मोहिनी सिंह पागलपन से हंसने लगीं। कुछ वक्त करते करते हमने अपना बेटा खो दिया, अभी भी कुछ वक्त। साफ बोलिए, आप उसका सामना करने से डरते हैं, तभी तो इतने सालों से कभी इस आइलैंड तो कभी उस आइलैंड में भागते फिर रहे हैं। मोहिनी सिंह, अपनी बकवास बंद करो। वो आदमी गुस्से से सोफे से खड़ा होकर उनके करीब आया। उसका बुरी तरीके से जला चेहरा देखकर मोहिनी सिंह एक कदम पीछे हो गईं। उस आदमी ने उनके रिएक्शन पर आंखें उठाई। डर तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। भूल गई, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। तुमने ही अपने पागलपन के चलते हमारी कार में बॉम्ब फिट किया था। उनका इल्जाम सुनकर मोहिनी सिंह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था आप भी उस कार में थे। मुझे लगा कि सिर्फ आपकी बीवी और तुम्हारे बाबा सा उस वक्त कार में थे, और वैसे भी ये आइडिया मेरा नहीं, शिवराज का था। उस शिवराज का नाम मत लो, वो धोखेबाज, उसे क्या लगता है अपनी बेटी की शादी आहार्य से कराकर वो खुद बच जाएगा। वो वक्त आने पर अपने बाप पर रहम नहीं करेगा, तो वो तो फिर भी उसका ससुर है। बाप? यानी आप उसे अपना बेटा मानते हैं? मेरे इनकार करने से रिश्ता थोड़ी बदल जाएगा। और हमारा बेटा आदि, उसे आपने कभी अपना बेटा माना भी है या नहीं? जब उसकी मरने की खबर मिली तब भी आपके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। कहीं आप मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहे मिस्टर दिग्विजय सिंह? मोहिना सिंह ने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल दिग्विजय सिंह ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। सच में तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हारे लिए ही मैं इतने सालों से इधर उधर छिपता फिर रहा हूँ। सब सही रहता अगर वो औरत हमारी लाइफ में नहीं आती।
मोहिनी सिंह कुछ रिलैक्स हो गईं। वो उनके सीने से लगी रोते हुए बोलीं, उसने हमारे बेटे को मार दिया। हमें उसे बचपन में ही मार देना चाहिए था। आपने मुझे क्यों रोका था उस वक्त? दिग्विजय सिंह उनका सर सहलाते हुए बोले, क्या करता? तुम तो सब जानती हो, फिर हर बार वही सवाल क्यों करती हो? पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि बाबासा ने अपनी सारी रियासत उसे सौंप दी है, लेकिन नहीं। उन्होंने दिमाग से खेला और सब कुछ उसे नहीं, उसके पहले बच्चे के हिस्से कर दिया। मोहिनी सिंह उससे दूर होते हुए गुस्से से बोली, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग उसके 31 साल होने से पहले अगर उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है उसे ये बात पता है, तभी तो उसने अब तक कोई बच्चा प्लान नहीं किया है। तुमने तो कहा था तुम इस चीज को हैंडल कर लोगी। दिग्विजय उन्हें गहरी नजरों से घूरते हुए बोले, मैंने किया था। मैंने इन 2 सालों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि वो घमड़ी लड़की इतनी खुद बच्चे की ख्वाहिश करे, जहां तक मुझे मालूम है वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। अभी सुकन्या का फोन आया था, उसने बताया कि आज कीर्ति ने उसकी अच्छे से इंसल्ट की है और जरूर इस चीज का असर उस पर पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सुकन्या, तुमने उसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? दिग्विजय कुछ अजीब लहजे से बोले। सुकन्या सिंह उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वो वहां से चली गईं। दिग्विजय सिंह अभी भी अपनी जगह पर खड़े किसी गहरी सोच में थे। वो दूसरा आदमी जो इतनी देर से बेटा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, वो सोफे से उठकर उनके पीछे खड़ा हो गया। मुझे मोहिनी मैम पर ट्रस्ट नहीं, जैसे आप उन्हें डबल क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या पता वो भी यही सोच रही हों? दिग्विजय सिंह गर्दन हिलाते हुए बोले, नहीं। मोहिनी मेरे लिए इस कदर पागल है कि मुझे धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। अगर धोखा देना होता तो पहले ही दे देती। सर, कब तक ये सब चलेगा? हम दोनों ही अपने बच्चों की नज़र में उनके दुश्मन हैं, जिनकी वो जान लेना चाहते हैं। इससे बड़ी बेबसी की बात एक बाप के लिए क्या हो सकती है? दिग्विजय सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये पागल औरत मोहिनी इतनी खतरनाक है, इसने मेरी बीवी को मार दिया। काश मैं उसे बचा पाता, काश मैं उससे कह पाता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, काश मैं अपने बेटे को बता पाता कि मैं भी उसके हर बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अगर उस वक्त मैं ये सब प्रॉपर्टी के लालच का नाटक नहीं करता तो वो मेरे बेटे को भी मार देती। ये कहते हुए उनकी आंखें में एक दर्द था। बाय द वे, शिवराज इट्टी के फादर का नाम है। स्टार्टिंग में सिर्फ उनका नाम आया था तो आपको याद नहीं होगा। दिग्विजय सिंह उस आदमी की ओर पलटे। मोहित, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मेरे लिए अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली। गौरी को मेरे खातिर तन्हा छोड़ दिया जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो। ऋतिक को तुमसे बेइंतहा नफरत करने की वजह दे दी। इतना ही नहीं, अपने बेटे अनंत को सिर्फ मेरे बेटे के खातिर सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गए। जानता हूँ, जब तुम अनंत को आहार्य जैसा बनने को फोर्स करते थे और वो तुमसे कहता था कि वो तुमसे नफरत करता है, तब तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। एक पल मोहित हैरान रह गए। उन्होंने कभी उनके मुंह से इतनी इमोशनल बातें नहीं सुनी थी। वो स्माइल करते हुए बोले, सर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ये सब मेरा फर्ज है, और देखिए, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारे बच्चों को मिला। मेरा बेटा ऋतिक आपके बेटे आहार्य के लिए लॉयल है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे मैं आपके लिए। और आहार्य जताता नहीं, लेकिन वो ऋतिक को अपना सबसे अजीज दोस्त मानता है। तभी तो उसने अनंत को मना किया कि वो उनकी लाइफ में न जाए, क्योंकि इससे ऋतिक और गौरी को तकलीफ ही होगी। और अनंत कितनी शदीद नफरत थी उसे आहार्य से, लेकिन अब वो उसके साथ है, उसके लिए काम करता है। उनकी बातें सुनते हुए दिग्विजय जाकर सोफे पर बैठ गए। सब कितना अच्छा होता अगर वो मोहिनी मेरी लाइफ में न होती। आज हम अपनी फैमिलीज के साथ खुश होते। मेरी संध्या मेरे पास होती। इस बात पर मोहित खामोश हो गए। मोहित के जाने के बाद दिग्विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके जहन में उनकी उलझी बिखरी जिंदगी खून की तरह तेजी से बहने लगी।
कॉलेज में वो बेहद बेफिक्र थे और मोहित उनके सबसे अजीज दोस्त। दोनों बचपन से साथ थे। उनकी बेफिक्री तब खत्म हुई जब उनकी मुलाकात संध्या से हुई। निहायती जहीन, सीरियस, इस कदर इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि वो हर वक्त बस उनके बारे में सोचते रहते थे। लाजमी उन्हें उस जहीन लड़की से प्यार हुआ और उन्होंने उसे प्रपोज किया। जवाब में संध्या ने उन्हें बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। वजह उन्हें उनके मरने के बाद उनकी डायरी से मालूम चली था। प्यार वो भी उनसे करती थी, लेकिन अपनी सबसे अजीज दोस्त और बहन से ज्यादा नहीं। मोहिनी सिंह, जो हमेशा संध्या के साथ रहती थी। दिग्विजय का ध्यान कभी उन पर गया ही नहीं था, लेकिन मोहिनी सिंह हमेशा से उनसे ऑब्सेस्ड थी। इस कद्र की अगर कॉलेज में कोई लड़की उनसे बात भी करती तो वो उसे बद से बदतर मौत देती। संध्या को इन बातों का पता था। आखिर दिग्विजय सिंह ने हार नहीं मानी और किसी पागल आशिक की तरह उनके पीछे पड़ गए। आखिर में संध्या ने उन्हें साफ कह दिया कि वो उनसे प्यार नहीं करती। नहीं, वो दोनों बराबरी के हैं। वो तो एक सर्वेंट की बेटी हैं और दिग्विजय सिंह कहाँ एक रियासत के किंग। बेहतर है वो उनका पीछा छोड़ दें। लेकिन दिग्विजय सिंह को ये बातें पहले ही मालूम थी और उन्हें फर्क कहाँ पड़ता था। उन पर उनके रिजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जयपुर में रिश्ता भेज दिया। उनका रिश्ता संध्या के लिए था, लेकिन मोहिनी ने सबको बताया कि रिश्ता दिग्विजय सिंह ने उनके लिए भेजा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों का रिश्ता तय हुआ। दिग्विजय सिंह इस गलतफहमी में थे कि उनका रिश्ता संध्या से हुआ है। जाहिर था उन्होंने संध्या के लिए रिश्ता भेजा था। संध्या सब जानती थी, लेकिन वो खामोश थी, बस हमेशा चुप रहती। फिर दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। उस वक्त भी संध्या चुप ही रहती। कभी उन्होंने गलतफहमी क्लियर नहीं की। एक रोज जब वो संध्या से मिलने जयपुर गए थे, क्योंकि संध्या ने उन्हें बुलाया था, उस वक्त पैलेस में कोई नहीं थी सिवाय मोहिनी और संध्या के। उन्हें कुछ वक्त लगा समझने में कि उन्हें ट्रिक किया गया है। लेकिन किसने? क्या उनकी संध्या ने? नहीं, वो मोहिनी थी जिन्होंने उन्हें नशे की दवाई खिलाई। और जब वो नशे की गिरफ्त में हुए तो उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगीं। संध्या की आंखों के सामने, और संध्या बस खड़ी खामोशी से उन्हें देख रही थी। नशे में होने के बावजूद उन्हें शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था। मोहिनी सिंह उन्हें कमरे में लाईं और उनके करीब आने लगीं। तुम्हें कभी दिखता क्यों नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मुझ राजकुमारी को छोड़ तुम्हें उस संध्या में क्या दिखा? वो बेवकूफ तो बचपन से बस मेरा खिलौना है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उसे टॉर्चर करती हूँ। जब तुम उससे इजहार मोहब्बत करते थे, उसे देखते थे, मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं घर आकर उस संध्या को अच्छा सबक सिखाती थी। उस दिन जब तुमने उसका हाथ पकड़ा तो मैंने उसका वही हाथ जला दिया। वो पागलपन से हंसने लगीं। दिग्विजय सिंह आंधी बेहोशी में उनकी बातें सुन रहे थे। उनका दिल किया कि वो उन्हें जान से मार दें। इस मकसद से उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें मोहिनी में संध्या दिखने लगीं। तुम्हें याद है वो लड़की जो कुछ दिन पहले कॉलेज की छत से गिरी थी? वो सुसाइड नहीं था। मैंने उस बेगैरत को अपने हाथों से धक्का दिया था। आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई थी तुम्हें हैंडसम कहने की? वो उनके गाल पर हाथ चलाने लगीं। देखो, मैं किस कद्र तुमसे प्यार करती हूँ, बेइंतहा, बेहद। जब उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उसका ये हश्र किया तो संध्या का क्या करती होंगी? तुम प्लीज उस संध्या से दूर रहो। मुझे भी उसे टॉर्चर करना अच्छा नहीं लगता। बेचारी मेरी बहन कितनी अच्छी है, उसने मेरा हर कदम पर साथ दिया ताकि उसकी बहन को उसका प्यार मिल सके। वो उनकी शर्ट के बटन्स खोलने लगीं। वो बातों में मशगूल थी। मौका देख दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत से वास उठाया और उनके सर पर दे मारा। तुमने मुझे मारा, इतना कहकर वो गिर गईं। उनके सर से तेजी से खून बह रहा था। दिग्विजय सिंह नहीं जानते थे वो बेहोश हुई या मर गईं। न उन्हें परवाह थी।
वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए संध्या के कमरे में आए। इस वक्त वो बेहद तकलीफ में थे। क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा? क्या मेरा प्यार इतना गैर जरूरी है तुम्हारे लिए? वो रूम में आते ही चीखें। उनकी आवाज सुनकर संध्या स्टडी टेबल से उठकर खड़ी हो गईं। हड़बड़ाहट में उनके हाथ से केमिकल जमीन पर गिर गए, जिन्हें मिलाकर वो शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। केमिकल्स जैसे ही गिरे, कमरे में धुआं फैलने लगा। दिग्विजय सिंह गुस्से से उनके करीब आए। क्यों खेला तुमने मेरे साथ? संध्या अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिग्विजय सिंह ने गुस्से से उन्हें धक्का बेड पर धक्का दिया। उसके बाद से वो बेहद नफरत करने लगे थे उन दोनों बहनों से। असल नफरत संध्या से थी, क्योंकि वो जरूरी था। उन्होंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। फिर कुछ वक्त बाद ही उन्हें मालूम हुआ कि संध्या प्रेग्नेंट है। उनकी नाराजगी पल भर में खत्म हो गई। उन्होंने संध्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात संध्या से हॉस्पिटल में हुई। उन्हें मालूम चला कि संध्या अपना अबॉर्शन कराने वाली है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कैसी इंसान थी, जिसके लिए उनके बच्चे प्यार से ज्यादा अपनी एविल बहन जरूरी थी। उन्होंने उन्हें एबॉर्शन करवाने से तो रोक दिया, लेकिन अभी भी वो उनसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी। अब दिग्विजय सिंह भी अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपने बाबा सा को राणा सिंह के पास भेजा। राजा सा ने पूरे राणा खानदान को धमकी दी कि अगर उन्हें उनका ग्रैंडचाइल्ड नहीं मिला तो वो उन सबको बर्बाद कर देंगे। उस वक्त भी राणा सिंह उनसे दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इस शादी के लिए मंजूरी देने के लिए उन्होंने रातों रात संध्या की शादी किसी से कराने की तैयारी कर ली। लेकिन दिग्विजय सिंह को इस बारे में मालूम चल गया। बताने वाली उन्हीं की बीवी तेजस्वी सिंह थी। आखिर वो संध्या को उनके शादी के मंडप से उठाकर ले गए और उनसे जबरदस्ती शादी कर ली। वो हमेशा कोशिश करते कि उनके दिल में जगह बना सकें, लेकिन वो न जाने क्यों उनसे बहुत नफरत करती थी। उन्होंने अपने बच्चे को भी कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह बेबस थे। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बच्चे को कुछ मत करो। मेरी बहन को अपना लो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आहार्य की पैदाइश के बाद संध्या थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो उन्हें आहार्य को छूने भी नहीं देती थी। कितना तड़पते थे वो अपने बेटे को प्यार करने के लिए, उन्हें छूने के लिए। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे हर चीज से। उन्होंने संध्या से बात करनी बंद कर दी थी, लेकिन संध्या को फर्क कहाँ पड़ता था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका 1 साल का बेटा उनसे नफरत करता है। लेकिन क्यों? उनके सारे एहसास मर गए जब उन्होंने एक सुबह अपने आप को मोहिनी सिंह की बाहों में एक बिस्तर पर पाया। दोनों बगैर कपड़ों के थे। उनका दिल रुक गया था। नफरत हो रही थी उन्हें खुद से। उन्हें संध्या का ख्याल आया। उनकी अपने लिए नफरत में इजाफा हो गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया था। लेकिन रात में क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं था। भले ही संध्या उनसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके लिए बेहद लॉयल थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो उन्हें फेस करें, अपने बेटे को फेस करें। आखिर अब वो हर चीज से हार चुके थे। वो बस अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहते थे, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं थी। उनकी बीवी को उनका कोई एहसास नहीं था। उनका बेटा उनसे न जाने क्यों नफरत सी करने लग था, और अब उस बेकार औरत ने उनके जिस्म को गंदा कर दिया था। इस वक्त वो पहाड़ी पर खड़े अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन मोहिनी ने उन्हें बचा लिया। अगर तुमने आने आप को खत्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बीवी और बेटे का जीना मुश्किल कर दूंगी। मोहिनी सिंह इस कदर उनके लिए पागल थी कि उन्होंने दोनों की उस रात की वीडियो बना ली थी और उसकी DVD बनाकर हर जगह वायरल कर दी थी। दिग्विजय सिंह ने सब कुछ खो दिया था, अपनी इज्जत भी।
न वो मर सकते थे। उनके एहसासात ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने संध्या और आहार्य को इग्नोर करने शुरू कर दिया। वजह थी वो शर्मिंदा थे। बात तो वो किसी से नहीं करते थे। उनकी तकलीफ का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही, क्योंकि मोहिनी प्रेग्नेंट थी। लेकिन दिग्विजय को इस बच्चे से कोई मतलब नहीं था, न लगाव उनके लिए। उनका एक ही बेटा था। मोहिनी सिंह ने वैसे ही उन्हें बहुत बदनाम कर दिया था। आखिर दिग्विजय सिंह ने उनसे भीख मांगी कि वो अबॉर्शन करा लें, लेकिन वो राजी नहीं थी। तो प्लीज मेरी बीवी और बच्चे को इस बारे में मत बताना, मैं उनके सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरा बेटा वैसे ही मुझसे नफरत करता है। मोहिनी सिंह मान गईं। इक्तफाकन मोहिनी सिंह की डिलीवरी उसी दिन हुई जिस दिन आहार्य की पैदाइश हुई थी। उन्हें न चाहते हुए भी आदि के बर्थडे पर उसके साथ होना पड़ता था, और आहार्य बस उनका इंतजार करता रहता। जबकि संध्या सब जानती थी। ऐसा नहीं था दिग्विजय सिंह ने मोहिनी का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कोई था जो मोहिनी सिंह का साथ देता था। अब उन्हें मालूम था वो शख्स राणा सिंह थे, जो हमेशा से अपनी बेटी के हर सही गलत में उनका साथ देते थे। वो उनका मुकाबला भी कर लेते, लेकिन उन्हें बेबस उनकी बीवी ही करती थी। संध्या हमेशा बीच में आ जाती। उन्होंने कितनी कोशिश की उन्हें समझाए कि आखिर वो उस एविल मोहिनी का साथ क्यों देती हैं, जिसने सब बर्बाद कर दिया। बस वो अपने प्यार के आगे बेबस थे, और अब वो हर चीज से हार चुके थे, हर चीज से थक चुके थे। जिसे उनका साथ देना चाहिए था वो उनके खिलाफ थी। संध्या आहार्य को भी बचपन से उनके खिलाफ भड़काती। वो बच्चा था और फिर उनका बेबसी में आहार्य को इग्नोर करना। आहार्य को यकीन आ गया कि उसके बाबा उससे नफरत करते हैं। इन सब के बीच वो बच्चा पिस रहा था। संध्या भी काफी अजीब थी। वो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करती और आहार्य को भी सिखाती। कम उम्र में वो भी बहुत अजीब हो गया था। आखिर फिर उस रोज भी आहार्य का बर्थडे था, और उस दिन इत्तेफाकन अपने बाबा सा की ख्वाहिश पर वो उनके और संध्या के साथ गिफ्ट्स लेने गए थे। अचानक उनकी कार ब्लास्ट हो गई। संध्या ने उन्हें कार से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उनका चेहरा जरूर आगे से झुलस गया था। दर्द की शिद्दत में उनके दिमाग में भी एक ही बात थी कि संध्या तो उनसे नफरत करती है, तो उसने उन्हें क्यों बचाया। ब्लास्ट में राजा सा की मौत हो चुकी थी, लेकिन संध्या की सांसें अभी भी चल रही थी। अपनी बंद होती आंखों से उन्होंने दो लोगों को देखा, मोहिनी और शिवराज, जिन्होंने उन्हीं की आंखों के सामने उनकी बीवी को मारकर एक बार फिर उन्हें बेबसी के दलदल में धकेल दिया था। जब उन्हें होश आया तो वो अपनी सारी यादें खो चुके थे। मोहिनी सिंह ने उसका बखूबी फायदा उठाया और उन्हें बताया कि वो उनकी बीवी हैं। जो बॉडी दुनिया के सामने उनकी थी वो असल में किसी और की जली हुई बॉडी थी। वो मोहिनी और आदि को अपनी फैमिली मानते, इस बात से अनजान कि उनका अपना बेटा आहार्य किस किस्म की अजियत से गुजर रहा है। तेज सिंह मोहिनी के कहने पर आहार्य को बहुत टॉर्चर करते थे। एक दिन आहार्य पैलेस से भाग गया। मोहिनी सिंह अब बस उसे खत्म कर देना चाहती थी। मोहित, जो अपनी जिंदगी में गौरी जी और बच्चों के साथ खुश थे। दिग्विजय सिंह अपने दोस्त को इन सब में नहीं घसीटना चाहते थे। उन्होंने हमेशा उनके सामने जाहिर किया था कि वो संध्या के साथ बहुत खुश हैं। जानते थे कि अगर मोहित को इन सब के बारे में पता चला तो जरूर वो उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मोहिनी सिंह को भी अच्छे से जानते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मोहिनी सिंह अपने पागलपन में मोहित की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि अब तक वो मोहिनी सिंह के पागलपन को अच्छे से समझ चुके थे वो किस कदर शैतान थी। न जाने कैसे मोहित को इन सब के बारे में पता चल गया। वो दिग्विजय सिंह के पास आए, लेकिन समझ गए कि दिग्विजय सिंह अपनी याददाश्त खो चुके हैं। आखिर वो उन्हें उनकी याददाश्त याद दिलाने में कामयाब रहे। दिग्विजय सिंह को जब सब याद आया तब वो और ज्यादा टूट गए। एक तो उन्हें अपनी वाइफ को खोने का बेहद गम था, दूसरा उनकी खोई भी याददाश्त का मोहिनी सिंह ने बखूबी फायदा उठाया था। वो हर रात उनके क्लोज आती थी।
उस वक्त डे दिग्विजय सिंह को अजीब तो लगता था, लेकिन उनके लिए तो वो उनकी बीवी थी। मोहिनी सिंह ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने उनके बदन को गंदा किया था, उनकी रूह को चोट पहुंचाई थी। एक वक्त पर वो जितने बेफिक्र मस्त मौला हुआ करते थे, अब वो उतने ही इनसिक्योर और मोहिनी सिंह से खौफ खाते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं अब उन्होंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अब वो कुछ और बुरा न कर दें। पहले ही उन्होंने अपने बाबा सा और अपनी बीवी को खो दिया था, अब अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने मोहिनी सिंह के सामने अपने घुटने टेक दिए। मोहिनी सिंह ने आहार्य को ढूंढ लिया था और दिग्विजय सिंह भी मोहिनी सिंह तक पहुंच गए थे। इस वक्त वो बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने एक फेक वसीयत बनवाई। वसीयत के मुताबिक उनके बाबा ने अपनी सारी रियासत आहार्य के पहले बच्चे के नाम कर दी थी, और अगर उसके 31 साल होने से पहले उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो सारी रियासत ट्रस्ट में चली जाएगी। पैलेस भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंडर आ जाएगा। उन्होंने मोहिनी सिंह को यकीन दिलाया कि अब उन्हें आहार्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आहार्य और संध्या के चक्कर में पड़कर उनकी सिर्फ जिंदगी बर्बाद हुई है। अब वो अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन अपने बाबा सा की रियासत छोड़ना भी नहीं चाहते। जाहिर था उस पर उनका ही हक था, वही इन सब चीजों के मालिक थे। मोहिनी सिंह उनसे इस कदर ऑब्सेस्ड थी कि जब उन्होंने मोहिनी सिंह से कुछ मांगा तो वो खुशी खुशी देने के तैयार हो गई। उन्होंने आहार्य को छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने आहार्य को अपने एक दोस्त के पास फॉरेन भेज दिया। वो एक साइंटिस्ट था, क्योंकि वो जानते थे संध्या के अंदर कुछ खास खूबियां थी और उन्होंने आहार्य को भी वो चीजें सिखाई थी। दिग्विजय को ये चीज मालूम थी कि संध्या बहुत कुछ करना चाहती थी और वो उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, भले ही आहार्य के जरिए ही सही, और वो अपने बेटे की इस काबिलियत को भी हवा देना चाहते थे। उन्होंने मोहिनी सिंह को यही बताया कि फ्यूचर में अगर आहार्य सक्सेसफुल होता है तो वो इस चीज का यूज करेंगे। राणा सिंह को उन पर यकीन नहीं था। उन्होंने मोहिनी को आगाह किया, लेकिन मोहिनी दिग्विजय सिंह के लिए पागल थी। दिग्विजय सिंह दुनिया के सामने नहीं जा सकते थे, क्योंकि मोहिनी ने उन्हें दुनिया की नज़र में मरा हुआ साबित कर दिया था। वो बस दुनिया से छुप कर रहते थे मोहिनी सिंह के साथ, ना चाहते हुए भी। जब जब वो उनके करीब आती थी वो घंटों अपने जिस्म को रगड़ते रहते थे। उस पल उन्हें बहुत घिन आती थी अपने जिस्म से। उन्होंने अपने आप को सैक्रिफिस कर दिया था सिर्फ अपने बेटे के लिए। मोहिनी सिंह ने उन्हें इस कदर ट्रैप कर दिया था कि वो उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, और वो आहार्य पर भी नजर रखती थी। जब तक वो मोहिनी सिंह के करीब रहते थे, उनसे प्यार से पेश आते थे, तब तक को काबू रहती थी। अगर वो कभी उन्हें किसी चीज के लिए मना करते तो वो आहार्य को मारने की धमकी देती। अंदर ही अंदर उन्होंने न जाने कितनी चालें चली थी, जिससे आहार्य उनसे शदीद नफरत करने लगा था। उसे तो किसी चीज का कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी नज़र में तो उसके बाबा सा मर चुके थे और जीते जी उससे और उसकी माँ से नफरत करते थे। मोहिनी सिंह उन्हें किसी किस्म का ड्रग भी देती थी, जिस वजह से वो ज्यादा गहराई तक नहीं सोच पाते थे। मोहिनी हमेशा से बड़ी चालाक थी। उन्हें डर था कि कहीं मोहित सब खराब न कर दे, इसलिए उन्होंने मोहित को भी कैद कर लिया था। दिग्विजय सिंह भी अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। वो जिंदा थे तो सिर्फ अपने बेटे की सांसों के खातिर उन्हें इस कदर ट्रैप कर लिया गया था, उन्हें इस कदर दबा दिया गया था। मोहित भी उनके खातिर चुप थे। उनके जुड़वा बेटे थे अनंत और ऋतिक। ऋतिक को वो गौरी जी के पास छोड़ आए थे, लेकिन अनंत को अपने साथ ले आए थे। वो अपने इस अजीज दोस्त के खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार थे। वो बचपन से ही अनंत को आहार्य जैसा बनने के लिए फोर्स करते, उसकी तरह बोलना, उसकी पर्सनैलिटी। भले ही दिग्विजय सिंह अब ज्यादा सोच नहीं पाते थे, लेकिन मोहित ने दूर तक सोचा था, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी बीत रहा था। जिस वक्त आहार्य 31 का हो जाता, मोहिनी शायद उसे मार देती। तब उनकी दोस्त की सारी कुर्बानियां बर्बाद चली जाती। उनके इतने सालों की तकलीफ जो उन्होंने अपने बेटे के लिए सही, वो सब बर्बाद चली जाती। शायद मकसद था कि वो अनंत को आहार्य से रिप्लेस कर देंगे, ताकि अगर कभी मोहिनी ने अपने पागलपन में आकर आहार्य को मारने के बारे में सोचा, तब शायद ऐसा करके वो उसे बचा सकते थे।
दिग्विजय सिंह धीरे धीरे पागल होने लगे थे, लेकिन उन्हें एक बात हमेशा से खलती थी कि जब संध्या उनसे इतनी नफरत करती थी तो उसने उन्हें क्यों बचाया था। वक्त के साथ साथ उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल गया जब उन्हें संध्या की डायरी मिली। असल में संध्या मेंटली डिस्टर्ब थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था, लेकिन सिर्फ अपने पैशन के लिए बाकी हर चीज को वो इतनी गहराई से नहीं सोच पाती थी, क्योंकि मोहिनी सिंह उन्हें बचपन से टॉर्चर करती थी। गलतियों पर उन्हें सजा देती और हमेशा उनको एहसास दिलाती थी कि उनके बाबा सा ने उन्हें इस घर में रखकर उन पर एहसान किया है। तेज सिंह, जो अपनी इकलौती बेटी मोहिनी सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो उनका हर चीज में साथ देते थे। वो जानते थे कि मोहिनी सिंह संध्या से शुरू से जलती हैं और उन्हें पैलेस में नहीं रखना चाहती, लेकिन तेजस्वी सिंह को संध्या बहुत अजीज थी। आखिर वो उनकी इकलौती दोस्त की इकलौती बेटी जो थी। वो हमेशा उन्हें एहसास कराते कि उन्होंने ही संध्या को इतने बड़े महल में पनाह दी है। मोहिनी की सारी बातें मानना उनका फर्ज है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो एहसान फरामोश कहलाएंगी। संध्या के बाबा भी तेज सिंह के सबसे खास आदमी थे। उनके लिए इस कदर लॉयल कि उन्होंने तेज सिंह को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और उनकी मां तेजस्वी सिंह की खास दोस्त, इतनी अजीज कि उन्हें वो अपने साथ शादी के बाद पैलेस ले आई थी। शुरू से उनके माँ बाप उन्हें यही हिदायत देते कि उन्हें अपने लोगों के लिए लॉयल रहना है, इस पैलेस के लिए लॉयल रहना है, अपने लोगों को हर चीज से ऊपर मानना है। संध्या भी हमेशा सोचती कि जिस पैलेस के लिए उनके बाबा ने अपनी जान तक दे दी, उसके लिए उन्हें लॉयल रहना है। शुरू से संध्या मोहिनी सिंह की हर बात मानती थी, उनके हर सही गलत में साथ देती और धीरे धीरे यही उनकी सोच बन गई। हाँ, उन्हें दिग्विजय सिंह से भी प्यार हो गया था, लेकिन मोहिनी सिंह की जो छाप उनके जहन में थी, उनका प्यार उससे गहरा नहीं था। शुरुआत में जब उन्हें पता था कि उनकी बहन मोहिनी दिग्विजय सिंह से प्यार करती हैं, तो वो उनके बीच नहीं आना चाहती थी। उन्होंने देखा था कि दिग्विजय सिंह के करीब जाने वाली लड़कियों का वो क्या हश्र करती थी। अगर कोई लड़की उनका नाम भी लेती तो वो उनका क्या हाल करती थी। उनके दिल में एक किस्म का डर बैठ गया था। वैसे ही वो शुरुआत से मोहिनी सिंह और तेज सिंह से बहुत ज्यादा डरती थी। इस डर ने उन्हें पागल बना दिया था। खैर, दिग्विजय ने उन्हें किसी चीज के लिए गलत नहीं समझा। वो हमेशा उन्हें मोहब्बत से याद करते थे। बस मलाल था एक बार वो उन्हें सब बता देती तो शायद वो सब ठीक कर देते। दोनों ने मोहिनी का मुकाबला करने की हिम्मत खो दी थी, क्योंकि वो इस कदर चालक थी कि पता नहीं कब क्या कर देती। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि कब मोहिनी ने ऋतिक को भड़काकर उसे आहार्य के खिलाफ कर दिया। एक वक्त ऐसा था कि ऋतिक आहार्य के पास गया ही इसलिए था ताकि वो उससे बदला ले सके। न जाने क्यों उसे गलतफहमी हो गई थी कि आहार्य की वजह से उसके बाबा सा उसे छोड़ कर गए हैं। उस वक्त दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि दोनों के बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। फिर न जाने क्या हुआ कि ऋतिक की गलतफहमी दूर हो गई और मोहिनी सिंह की चाल उल्टी पड़ गई। पहले दुनिया से छुप कर रहना, फिर अपने ही बेटे के डर से इधर उधर छुपना, क्योंकि उनका अपना बेटा उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हें मारने के लिए। बस इतनी ही बेबस थी उनकी जिंदगी। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर दिग्विजय सिंह ने आंखें खोली। आहार्य देर रात वापस आया। उसने रूम का डोर खोला तो उसे खासी हैरानी हुई। रूम स्याही में डूबा हुआ था, यहां तक कि खिड़की दरवाजे भी बंद थे। जो रोशनी हुई थी वो उसके डोर खोलने पर हुई थी। उसने इत्ती को पुकारा, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। आखिर रूम में आकर उसने लाइट्स ऑन की तो रूम रोशनी से भर उठा और उसकी हैरानी में इजाफा हो गया। वो रूम को बुरी तरीके से बिखरा हुआ देख रहा था। अचानक उसकी नजर बेड के किनारे एक छोटे से खुद में सिमटे वजूद पर ठहर गई। एक पल उसका दिल धक से रह गया। अपना ऑफिस बैग वहीं छोड़ वो जल्दी से उसके पास आया। ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो और ये रूम का क्या हाल बना रखा है? उसने इत्ती के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल इत्ती ने तेजी से उसे धक्का देकर अपना सर उठाया।
आहार्य हल्का सा पीछे हो गया। इत्ती का चेहरा देख उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें लाल थी जो गवाह थी शायद वो काफी वक्त से रो रही थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा। वो चिल्लाते हुए बिलक उठी। एक बार फिर उसने आहार्य को पीछे धकेल दिया। किसने क्या कहा? आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। इत्ती ने उसे बेहद गुस्से से देखा और उठकर खड़ी हो गईं। वो क्लोसेट की ओर जाने लगीं। सारे फर्श पर चीजें बिखरी थी। उसके पैर के नीचे कुछ आया और वो गिरने लगीं। लेकिन वक्त रहते आहार्य ने उसे पकड़ लिया और कसकर उसकी कमर पकड़ ली। इत्ती उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। छोड़ो मुझे आपकी शक्ल देखने का भी मन नहीं है। हाँ तो शक्ल मत देखो, आंखें बंद करके बता दो आखिर हुआ क्या है। इत्ती को इस कदर गुस्सा आया कि वो आहार्य के सीने पर मारने लगीं। आप कभी मुझे सीरियस नहीं लेते, हमेशा मेरी बातों को ऐसे ही लेते हैं। कितने घटिया हैं आप, बेकार इंसान। रोते हुए उसने आहार्य के सीने पर सर रख लिया। बताओगी हुआ क्या है? किसने क्या कहा? इत्ती ने जबरदस्ती उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और उससे दूर हो गई। एक बार फिर उसका शदीद गुस्सा उस पर हावी हो गया था। रुको, उसने पैर से फर्श पर बिखरी चीजें एक और की। अब जाओ। उसकी हरकत पर इत्ती ने अपने दांत पीस लिए। जानबूझकर वो उसी ओर से गईं जहां चीजें बिखरी हुई थी। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जहां मुझे आपकी शक्ल न देखनी पड़े। तुम अच्छे से जानती हो ऐसी कोई जगह नहीं है। इत्ती रुक गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो सही तो कह रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो आहार्य से नाराज होकर जा सकती थी। आहार्य उसके सामने आया। अगर अपने पेरेंट्स के पास जाने के बारे में सोच रही हो तो वो फिलहाल इंडिया में नहीं है। इत्ती खामोश पड़ गईं। आहार्य ने उसके शोल्डर्स को पकड़ा। अब प्लीज बताओ, क्यों रो रही हो? किसने क्या कहा है तुम्हें? हाँ, फिर जानने के बाद आप उस इंसान को सबक सिखाएं। हमेशा यही करते हैं आप, पता है सब कहते हैं कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी हर प्रॉब्लम के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। तो क्या हुआ? मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों बातों में फर्क है। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुझसे कहता है कि मैं आप पर डिपेंड हूं। उसकी बात सुनकर आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास कर रही हो? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि दूसरों की बातें सुनकर अपना मूड खराब मत किया करो। पता नहीं किसकी बकवास से इफेक्ट होकर तुमने अपना ये हाल बना लिया है। उसने इत्ती को अपने करीब किया। मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, अब जल्दी बताओ किसने क्या कहा है। इत्ती ने रोते हुए सारी बातें बता दी। उसकी सारी बातें सुनकर आहार्य बेहद गुस्से में आ गया। इस बेतुकी बात के लिए तुमने अपना ये हाल बना लिया। बेतुकी बात नहीं है और कुछ गलत भी नहीं बोला उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने नहीं बहुत लोगों ने बोला है। लास्ट मंथ जब हम मिहिका की शादी में गए थे तब भी सब बस यही बात पूछ रहे थे। मुझे बहुत हर्ट होता है ये सुनकर। हर उस इंसान को रिग्रेट होगा जिसने तुम्हें ये कहा, स्पेशली दैट कीर्ति। आहार्य ने गुस्से से कहा। इत्ती ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे किसी को सबक नहीं सिखाना। आप हमेशा इतना ह्यूज स्टेप क्यों लेते हैं? अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप हर बार क्यों बीच में आते हैं? इससे मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे सिर्फ बेबी चाहिए। वो तेजी से रो रही थी। उसकी बात सुनकर आहार्य ने बेबसी से अपने फोरहेड को मसलने लगा। कल ही मैंने तुम्हें समझाया था, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। बाद में क्यों? और आपकी ही मर्जी क्यों चलेगी? आप ही क्यों हमेशा हमारे बीच के फैसले लेते हैं? आहार्य उसके करीब आया और जोर से उसके बाजू को दबाते हुए बोला,
क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हो और ये बच्चा हमारे बीच क्यों आ रहा है? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हैं। इत्ती ने चेहरा फेर लिया। अब वो उसे न कुछ जवाब देना चाहती थी न उससे कोई बात करना चाहती थी। बस वो दूसरी ओर देखते हुए धीरे धीरे सिसक रही थी। उसे ऐसे देख आहार्य भी सुकून में नहीं था। वो उसे इतना हर्ट कभी नहीं देख सकता था। आहार्य ने उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर किया। इत्ती ने फिर भी उसे नहीं देखा। तुम्हें मैंने समझाया था ना, बेबी। इट्स अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ेगा और मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। तुम ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। लुक एट मी। आहार्य ने उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। तुम्हें बेबी चाहिए क्योंकि सब तुम्हें इसके लिए टॉन्ट करते हैं। ये महज तुम्हारी बाकी जिद की तरह एक जिद है, जो एक बार पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तुम इससे बोर हो जाओगी। मे बी बाद में तुम्हें रिग्रेट भी हो। उसे देखते हुए इत्ती ने अपने चेहरे से उसका हाथ हटाया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, अगर जिद भी है तो आप पूरी कर दीजिए ना। आप तो मेरी हर जिद पूरी करते हैं, तो इस बार क्यों नहीं कर रहे? इत्ती उसके सीने से लगकर सिसकने लगीं। प्लीज। आहार्य ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सही तो कह रही थी इत्ती, वो उसकी हर जिद पूरी करता था, बड़ी से बड़ी, फजूल से फजूल। वो जिद भी जो इत्ती महज अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करती थी। लेकिन ये शायद वाहिद चीज थी जो वो नहीं चाहता था, वजह सिर्फ वो जानता था। दूसरी और सबसे अहम वजह, वो सच में इत्ती को सफ़र करता नहीं देख सकता था। बच्चे की उसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ वो काफी थी उसके लिए। उसकी सिसकियां सुनकर आहार्य ने अपनी आंखें बेबसी से बंद कर लीं। जो तुम चाहती हो वही होगा। आखिर इस बार भी वो उसकी जिद के आगे हार गया। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था उन लोगों के लिए जिसने उसकी चेरी को इतना रुलाया था। सच में इत्ती उससे दूर हुई। रो रो कर उसका सारा चेहरा सूज गया था। आहार्य उसकी आंखों में चमक देख सकता था। कीर्ति अपने रूम में बैठी अपना काम रही थी। आकाय उसके साइड में खामोशी से बैठा था। मम्मा। वो अपने होंठों से आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाजों से कीर्ति का ध्यान काम से हट गया। वो आकाय को देखते हुए बोली, क्या हुआ? इत्ती से बहस के बाद से उसका मूड उखड़ा हुआ था। उसकी रूड टोन जैसे आकाय समझ गया और खामोश हो गया। कुछ चाहिए तो बताओ। आकाय ने डरते हुए एक और इशारा किया, ताहिया। कीर्ति ने उस ओर देखा तो वो पानी के जग की ओर इशारा कर रहा था। उसने एक ग्लास में पानी निकालकर उसे पकड़ा दिया। फिर से वो अपने काम में मशरूफ हो गईं। आकाश काफी लेट वापस लौटा। आज भी वो तन्हा बैठकर डिनर कर रहा था। हाय। सुहानी की आवाज सुनकर आकाश ने एक नजर उसे देखा, फिर सर हिला दिया। आज आप काफी लेट आए हैं। सुहानी उसके साइड में एक चेयर खींच कर बैठ गई। ये कुछ नया नहीं था, सुहानी अक्सर उससे आगे से बात करती थी। आकाश भी अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से उससे नरमी से बात करता। हाँ, वो आगे से उससे कभी बात नहीं करता था, लेकिन जब सुहानी खुद उससे बात करती तो इग्नोर भी नहीं करता। और उसकी नज़र में सुहानी उसकी भाभी सा की एक अच्छी दोस्त थी। फिर वो आकाय के साथ काफी अच्छे से पेश आती थी। आकाश की निगाहों में वो एक अच्छी इंसान थी। सुहानी ने भी इन 2 सालों में इस घर के हर फर्द के दिल में अपनी एक अच्छी इमेज बना ली थी। यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स शुरुआत में उससे चिढ़ते थे, अब उससे इज्जत से पेश आते थे। ऐसी ही थी वो चालक। आज कुछ काम था। ओह, मैं बस पानी लेने आई थी तो आप दिखे। वो चुप हो गई। आप आकाय से मिले? वो ठीक है ना? मुझे तब से बहुत फिक्र हो रही है उसकी। लेकिन उससे मिलने जाती तो शायद कीर्ति दी मेरे साथ भी वही करती जो उन्होंने इत्ती के साथ किया। क्या किया कीर्ति जी ने भाभी सा के साथ? आकाश ने प्लेट एक और खिसका दी।
यही तो चाहती थी वो, आकाश उसकी बातों पर तवज्जो दें। वो घबराहट का दिखावा करते हुए बोली, आई एम सॉरी। मुझे लगा आप पहले आकाश से मिलाए होंगे। आप रोज ऐसा ही करते हैं ना, प्लीज। ये मत सोचिएगा मेरा कोई नेगेटिव इंटेंशन है। वो जल्दी से उठ गईं और जाने लगीं। आकाश, जो उसकी बातों से परेशान हो उठा था, उसने बेख्याली में जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम प्लीज मुझे बताओ। सुहानी पलटी और अपने हाथ की ओर देखने लगीं। एहसास होते ही आकाश ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी। थर्ड फ्लोर पर रेलिंग पर झुके आहार्य ने अपने फोन में उस तस्वीर को देखा। तस्वीर को देख उसके होंठों पर सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। इट्स नाइस। वो सीधा हुआ और बगैर उन दोनों को एक नजर देख वहां से चला गया। वो अपने रूम में आया और खामोशी से बेड पर आ गया। बेहद आहिस्ता से उसने इत्ती के हाथ से पिलो निकाला। इत्ती नींद में ही उससे चिपक गईं। आप कहाँ गए थे? तुमने ख्वाब देखा होगा, सो जाओ। कहते हुए उसने इत्ती के कान पर धीरे से किस किया। उसके ऐसा करते ही इत्ती नींद में चली गईं। सुहानी ने उसे सारी बातें बता दी। उन बातों में बेशक उसने अपनी मौजूदगी का वजूद मिटा था। उसकी सारी बातें सुनकर आकाश को शदीद बेबसी का एहसास हुआ। वो बगैर कुछ बोले उसके बगल से निकल गया। सुहानी ने पलटकर उसे जाते देखा। उसके होंठ के कोने मुड़ गए। आहार्य, सर तक पहुंचना मेरी औकात से बाहर है तो क्या हुआ? आकाश ही सही। मुझे तो बस इस घर में अपनी परमानेंट जगह बनानी है और शायद जल्द ही बन भी जाएगी। आकाश ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस ग्लास को पकड़ा हुआ था। उसने मासूमियत से कीर्ति को देखा, फिर ग्लास को। इतने बड़े कांच के ग्लास से पानी पीना उसके लिए मुश्किल था। शायद वो फिर से उसे आवाज लगाने में डर लग रहा था। वो कीर्ति की ओर घिसका, शायद इससे कीर्ति का ध्यान उसकी ओर चला जाए। लेकिन जैसे ही वो जरा सा मूव हुआ, उसके हाथ से ग्लास पलट गया। ग्लास का सारा पानी उछलकर कीर्ति के लैपटॉप पर गिर गया। What the hell? कीर्ति झटके से चीखी। उसने देखा लैपटॉप स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। मेरी सारी प्रेजेंटेशन। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगीं। लेकिन कोई फायदा नहीं था, स्क्रीन अभी भी ब्लैंक थी। मैंने सेव भी नहीं किया था मेरे सारे दिन की मेहनत। उसका गुस्सा उसके सर चढ़ गया। वो काफी घंटे से बिना ब्रेक लिए अपनी प्रेजेंटेशन बना रही थी। ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। उस इत्ती के साथ रह रहकर तुम भी उसी की तरह बेवकूफ हो गए हो। वो उस पर भड़कर उठी। आकाश, जो हमेशा कीर्ति के रूड बिहेवियर पर सब्र कर लेता था, उसने जब उसे अपनी तरफ देखते हुए ऐसे चीखता देखा तो रो पड़ा। कीर्ति कुछ और कहती कि रूम का डोर ओपन हुआ। उसने पलट कर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर आकाश का रोना तेज हो गया। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है, समझी तुम? आकाश तेजी से आकाश के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तुमने मुझे तुम कहा? कीर्ति उसे हैरानी से देखने लगी। हाँ, क्योंकि तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, बहुत ही घटिया इंसान हो। इतना कहकर वो आकाश को लेकर वहां से जाने लगा, जिसे देखकर कीर्ति जल्दी से उसके सामने आ गईं। किस बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम मुझसे? कीर्ति को उसके लहजे से लाजमी बेहद तकलीफ हुई थी। जो शख्स हमेशा उससे इज्जत से पेश आता था, हमेशा उसे आप कहकर एड्रेस करता, उसका सिर्फ नाम न लेकर आगे जी लगाता था, उससे बात करते हुए कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता था, आज वो उसे तुम कहकर उस पर चिल्ला रहा था। बदतमीजी तो तुम कर रही थी मेरे बेटे के साथ। तुम्हें पता है इसने क्या किया था? कीर्ति जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। देखो, इसने इस पर पानी गिरा दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, अब मैं क्या करूंगी? बस इसलिए मुझे गुस्सा आ गया।
आकाश उसे बेजान नजरों से देख रहा था। एक हाथ से आकाश को थामे, दूसरे हाथ से उसने लैपटॉप उठाकर तेजी से नीचे फेंक दिया। कीर्ति एक कदम पीछे हो गई। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भाड़ में गई तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी मीटिंग्स, इट्स इनफ। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। वो आकाश को लेकर रूम से चला गया। कीर्ति बस नम आंखों से नीचे देखती रही। आज जिस तरीके से आकाश उससे पेश आया था, कभी नहीं आया था। इन 2 सालों से वो अपनी मनमानी करती आ रही थी। आकाश उसे हमेशा, हर कदम पर सपोर्ट करता। कभी उसने एक लफ्ज न कहा, न कभी किसी चीज को लेकर कोई शिकायत की। शायद यही वजह थी कीर्ति की शह की। आकाश को लेकर किसी दूसरे रूम में आ गया। इस वक्त वो सोफे पर गमगीन अपने माथे को पकड़े बैठा था। आकाश काफी देर से अपनी नन्ही आंखों से उसे देख रहा था, तब तक जब तक उसने आकाश की सिसकियों की आवाज सुनी। डैडी। वो 4 पैरों से चलते हुए उसकी गोद में चढ़ने लगा। आकाश ने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे अपने सीने में छिपा लिया। उसने तकलीफ से रोते हुए उसके सर को चूमा। चाहे जो हो जाए, तुम हमेशा वही करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। कभी अपनी मॉम से बदतमीजी मत करना। डैडी। लो मत। आकाश उसकी स्लीव्स खींचने लगा। शायद वो आकाश का चेहरा देखना चाहता था। एक और मुंह कर आकाश ने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी हथेली से रगड़ा। देखो, डैडी नहीं रो रहे। उसे देखते हुए आकाश जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। आकाश काफी वक्त तक उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। क्या देख रहे हो? देखो, कहाँ रो रहा हूं मैं? आकाश ने खड़े होने की कोशिश की, तो आकाश ने उसे होल्ड कर लिया। अब वो उसके चेहरे तक पहुंच गया था। उसने आकाश के चेहरे पर किसेस करना शुरू कर दिया। ये उसने उसी से सीखा था। जब आकाश रोता तो वो इसी तरह से उसे चुप कराता था। डैडी। HMMM बीटा। डैडी। आकाश उसे घूरना लगा। परेशान कर रहे हो मुझे? शैतान। आकाश ने धीरे से उसके चबी पेट पर उंगली से पोक किया, तो वो खिलखिला उठा। इत्ती की नींद खुली, वो उठकर बैठ गईं। उसे अपनी हालत का कोई ख्याल नहीं था। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था, वो भी बैठने से उसकी गोद में खिसक गया था। उसने सर घुमाया तो आहार्य मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। कहाँ जाने के लिए इतना रेडी हो रहे हैं? कहते हुए उसने ब्लैंकेट से खुद को लपेट लिया। आहार्य ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए जवाब दिया, अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूं, चलोगी? एक स्मर्क के साथ उसने इत्ती को देखा। बहुत ही अच्छा जोक था, बट हंसी जरा भी नहीं आई। बाय द वे, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, इस उम्र में आपको लड़की नहीं आंटी मिलेगी। ओह, थैंक्स फॉर द इन्फो। मुझे अब तक लगता था शादी के 3 साल बाद भी लड़की ही रहती है। अच्छा हुआ आज तुमने बता दिया कि वो आंटी बन जाती हैं। कहते हुए वो उसके करीब आया। अभी वो उससे एक कदम दूर ही था कि इत्ती ने एक पिलो उठाकर उसके ऊपर फेंका। आप मुझे आंटी कह रहे हैं? आहार्य एक और हल्का सा हुए तो पिलो उसके बाजू को हल्का सा टच करते हुए एक और चला गया। मैंने नहीं, तुमने खुद अपने आप को आंटी कहा है। इत्ती उसे घूरने लगी। हमेशा की तरह वो बातों की जंग में उससे हार गई थी। मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। तुम कल भी नहीं आई थी। तो क्या कल मुझे जरूरी काम था और आज मैं थक गई हूं। अम्मम हजाते वक्त लाइट्स ऑफ कर देना, ऑर्डरिंग टोन में कहकर वो फिर लेट गईं। आहार्य की घूरती नजरें बेबस हो गई। तुम मेरे ऑफिस की सबसे लापरवाह एम्प्लॉय हो, जिसे मैं फायर भी नहीं कर सकता। इत्ती ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट थोड़ा नीचे किया। कितनी स्पेशल हूं न मैं। उसने प्यारी सी स्माइल पास की। स्पेशल नहीं, लेजी। आहार्य ने उसे करेक्ट किया। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। खैर,
जल्दी लाइट्स ऑफ करके जाइए ना। मेरे सर पर क्यों खड़े हैं? आहार्य पैलेस से बाहर आया। उसकी नज़र गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते हुए आकाश और आकाय पर पड़ी। वो रुक गया। कुछ सोचकर उसने उनकी ओर कदम बढ़ा दिए। वो उनके सामने आकर रुका तो दोनों उसे देखने लगे। भाई साहब, आपको कुछ काम है? आहार्य की नजरें आकाय की ओर थी, जो क्यूटली सर उठाकर उसे देख रहा था। आकाय, तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी बात सुनकर आकाय जल्दी से सर हिलाने लगा। उसने आकाश का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर आकाश हंस पड़ा। वो जानता था उसका बेटा आहार्य की किस कदर इज्जत करता था। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए वो आहार्य के बाजू में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया। आहार्य का हाथ थामने से वो कतरा रहा था। आहार्य ने खुद उसके छोटे हाथ को थाम लिया। ये देख आकाय खिले हुए चेहरे के साथ आकाश को देखने लगा। आकाश की ओर देखते हुए उसने अपने दूसरे हाथ को हिलाकर उसे बाय का इशारा किया। डोंट वरी ऋतिक, कुछ देर में इसे सेफली वापस ले आएगा। आहार्य ने आकाश को देखा तो वो सर हिलाते हुए बोला, हाँ, कोई बात नहीं। आकाश को इत्ती और आहार्य पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसे लगा कि जरूर इत्ती ने आहार्य से ये करने के लिए कहा होगा, क्योंकि आज उसे एक जरूरी ऑक्शन अटेंड करना था। आहार्य आकाय को लेकर चला गया। आकाश अपने रूम में रेडी होने के लिए आया। आकाश, प्लीज मेरी बात सुनो। उसे देखकर कीर्ति जल्दी से उसके सामने आ गईं। आकाश ने उसे एक नज़र देखा तो समझ गया वो सारी रात नहीं सोई थी। वो बगैर कुछ कहें उसके साइड से गुजरने लगा। कीर्ति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो पैनिक करते हुए बोली, आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जरूर उस इत्ती ने तुम्हें भड़काया है ना? आकाश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कीर्ति को झटक दिया। वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। ये जो मैं बन गया हूं इसकी वजह आप हैं। प्लीज कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए कि आपने क्या किया है। आकाश तेज कदमों से वॉशरूम में चला गया। वो रेडी होकर बाहर आया तब भी कीर्ति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसकी ओर देखा भी नहीं। कीर्ति रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आकाश अचानक इतना कैसे बदल गया। आहार्य कार में था। उसके साइड में आकाश सर झुकाए बैठा उसकी बातें सुन रहा था। अपनी मॉम से बोलना ये तुम्हें मैंने सिखाया है, ठीक है? आहार्य ने उसे देखा तो उसने जल्दी से सर हिला दिया। आखिर वो आहार्य की सारी बातें मानता था। ड्राइविंग सीट पर बैठे ऋतिक उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स देखकर हैरान था। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। आकाश ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसने अपना और आकाय का कमरा भी अलग कर लिया था। कीर्ति हर वक्त बहुत परेशान रहती थी। वो एकदम अकेली हो गई थी। आकाश का बिहेवियर काफी नहीं थी कि अब आकाय भी उसे इग्नोर करने लगा था। वो उसे देखता भी नहीं थे। कीर्ति अंदर से खाली होती जा रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आकाय क्यों उसे इग्नोर कर रहा था? वो अच्छे से जानती थी कि आकाश ने आकाय को हमेशा यही सिखाया है कि जो भी हो उसे हमेशा कीर्ति की इज्जत करनी है। उसकी इतने बुरे बर्ताव के बाद भी इसलिए ही आकाय हमेशा उससे सॉफ्टली पेश आता था। लेकिन अब जब भी कीर्ति उससे बात करने की कोशिश करती तो वो रोने लगता। पहले अगर कीर्ति उससे नॉर्मली भी बात करती तो वो खुश हो जाया करता था। हमेशा उसके आसपास घूमता। कीर्ति का काम में भी मन नहीं लगता था। सुहानी इस मौके का फायदा उठाकर उसे इत्ती के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। और दूसरी ओर वो आकाय का ख्याल रखकर आकाश की नज़रों में अपनी अच्छी इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इत्ती बहुत खुश थी। आखिर आहार्य उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी कर रहा था। वो बेबी प्लानिंग कर रहे थे।
इत्ती इस कदर डेस्परेट थी कि वो अक्सर उससे पूछती कि आखिर वो कब कंसीव करेगी। आहार्य को पता था ऐसा ही कुछ होगा। कीर्ति की उस दिन की बातों के बाद उसने आकाय से दूरी बना ली थी। अक्सर आकाय उसके रूम के बंद दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता। उस वक्त इत्ती ऑफिस में होती थी। जब भी उसे इत्ती दिखती तो वो चहकते हुए उसे आवाज लगता, लेकिन वो भारी दिल के साथ उसे इग्नोर कर देती। आखिर कीर्ति ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके बेटे को उससे दूर कर रही हैं। हाँ, वो उसकी केयर जरूर करती थी, लेकिन सामने से नहीं। एक रोज अकाय लिविंग हॉल में खेल रहा था। इस वक्त वो अकेला था। वहां से गुजरते हुए कीर्ति ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास आ गई। आकाय बेटा। आकाय ने उसे एक नजर देखा भी नहीं। अपनी बॉल जिससे वो खेल रहा था उसे फेंक कर वहां से जाने लगा। कीर्ति ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो तड़पते हुए बोली, बेटा, मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? आकाय उससे छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। ये देखकर कीर्ति की तकलीफ में इजाफा हो गया। डैड ने मना किया है कि मम्मा से बात मत करो। उसकी बात पर आकाय ने सर हिला दिया। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। फिर क्यों मम्मा से बात नहीं कर रहे? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मम्मा कितना भी डांटे नाराज नहीं होते थे। क्या हुआ है बेबी? मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? किसी ने मना किया है तुम्हें? उसकी आखिरी बात सुनकर आकाय ने झटपटाना बंद कर दिया। उसे याद आया आहार्य ने उससे क्या कहा था। भले पापा, वो एकदम से बोला। ऑफिस ब्रेक में इत्ती रेस्टिंग एरिया में मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को ठीक कर रही थी। सुहानी अभी वहां आई थी। वो इत्ती के बगल में जाकर खड़ी हो गई। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए इत्ती को ग्रीट किया, जिसे उसने लाजमी इग्नोर कर दिया। ये देखकर सुहानी फिर परेशान हो गई। इत्ती वहां से जाने लगीं तो सुहानी जल्दी से उसके सामने आ गई। यार, तुम मुझे इग्नोर क्यों रही हो? और मैं तुमसे बात क्यों करूं? इत्ती ने आखिर सीधा उसे देखते हुए जवाब दिया। सुहानी ने एक पल सोचा, हम दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर इत्ती हंसने लगीं। तुम दोस्त? मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्त जो डबल फेस्ड हो, मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाए। उसकी बात सुनकर सुहानी सकपका गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बेहतर जानती हो। इत्ती उसके साइड से गुजरने लगी तो सुहानी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। बताऊं तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे तीखी निगाह से घूरा, फिर निगाह नीचे की। सुहानी भी उनके हाथ की ओर देखने लगी। अब उसका अपना हाथ इत्ती की पकड़ में था, जिसे वो ताकत से दबा रही थी। क्या क्या जानना चाहती हो? शुरुआत के दिनों में मेरे हस्बैंड पर नज़र डाली और उसमें सक्सेस न हुई तो मेरी बहन के हस्बैंड को अपना बनाने के ख्वाब देखने लगी। तुम 2 सालों से मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काती आ रही हो, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो और मेरे पीठ पीछे मेरे आसपास के लोगों को मेरे खिलाफ भड़कती हो। उसने सुहानी को धक्का दिया और रेस्टिंग रूम का डोर लॉक कर दिया। ये देखकर सुहानी को उस दिन का ख्याल आया, कैसे इत्ती ने उस लड़की को पीटा था। वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगीं। लेकिन इत्ती एक जगह पर खड़ी उसे घूर रही थी। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? जिस पैलेस के लोगों ने मुझे पनाह दी, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगी? वो रोने लगीं। इत्ती ने इरिटेशन से उसे देखा। कितनी फेक हो तुम? क्या सारे मिडिल क्लास लोग इतने वाहियात होते हैं? इत्ती की बात सुनकर सुहानी जो रो रही थी वो ऑफेंड हो गई। उसे नहीं पसंद था अपने लिए मिडिल क्लास सुनना। अब वो अपने आप को हाई क्लास लोगों के बीच रखती थी। आखिर वो भी सिंह पैलेस का एक हिस्सा थी। वो गुस्से से बोली, तमीज से बात करो। मैं मिडिल क्लास अपनी खराब किस्मत की वजह से हूँ, और तुम जो हर वक्त इतना तकब्बुर में रहती हो तुम्हारा अपना है क्या? हमेशा आहार्य सर के दम पर उड़ती हो। आखिर उसका असली चेहरा सामने था। ये देख इत्ती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
उसका तीर निशाने पर लगा था। फाइनली तुम्हारा फेक मास्क नीचे गिरा। बाय द वे, मैं अपने हस्बैंड के दम पर उड़ती हूँ क्योंकि मेरा हक है। रही बात तुम्हारा मिडिल क्लास होना, तुम्हारी बुरी किस्मत नहीं, तुम्हारी बुरी नीयत है। वरना तुम्हारे पास टैलेंट था जिसके दम पर तुम एक क्लास अचीव कर सकती थी, लेकिन तुमने तो शॉर्टकट चुना। ब्लडी हाउस रेकर। तमीज से बोलो, समझ गई ना? सुहानी गुस्से से चीखी। उसे आग सी लग रही थी, अपने लिए घर तोड़ने वाली जैसा लफ्ज सुनकर। इत्ती चलते हुए उसके सामने आईं। उसने सुहानी का गला दबोचा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की? उसने अचानक सुहानी का गला दबोचा था, जिससे उसके नाखून सुहानी के गले पर धंस गए थे। फिर उसकी मजबूत पकड़। सुहानी सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। इत्ती अपना मुंह उसके कान के पास ले गई। उसने धीमे लहजे से आगे कहा, मेरे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, न मुझसे दोस्ताना बढ़ाने की। मैं अच्छे से तुम्हारी असलियत जानती हूँ, तुम किस किस्म की लड़की हो। हाँ, कुछ कहती या करती नहीं क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता है, सिर्फ इसलिए तुम्हारी हरकतें इग्नोर कर देती हूँ। वरना जिस दिन मुझे पहले बार तुम्हारी आंखों में अपने हस्बैंड के लिए चाहत दिखी थी, उसी वक्त तुम्हें धक्के मारकर सिंह पैलेस से बाहर निकाल देती। उसने सुहानी को इतनी जोर से झटका कि वो सीधा दीवार से जा टकराई। सीधा उसका सर दीवार पर लगा था। सुहानी दर्द की शिद्दत से चीख उठी। एक पल उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। इत्ती उस पर एक डिस्गस्ट नजर डालकर वहां से चली गईं। वो अपने सीट पर आकर बैठी। बेहद गुस्से से वो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसके आसपास बैठे कोलीग्स कीबोर्ड की आवाज से डिस्टर्ब हुए, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, फिर भी सब उससे डरते थे। इन कुछ दिनों में जो भी उसे बुली करने की कोशिश करता, इत्ती उसे अच्छा सबक सिखाती थी। कुछ ही वक्त में वो पूरे ऑफिस में फेमस हो गई थी। आहार्य के केबिन का डोर जोर से खुला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने की? आहार्य ने सर उठाकर ऊपर देखा। बॉस, ये जबरदस्ती अंदर आ गईं। गार्डस ने आकर कीर्ति को पकड़ लिया। आहार्य ने उन्हें कीर्ति को छोड़ने का इशारा किया। उनके जाने के बाद कीर्ति गुस्से से चलकर उसके टेबल के सामने आकर खड़ी हो गईं। आहार्य ने फीलिंग लेस उसे देखा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को रुलाने की। ओह, मुझे पता ही था उसने आपको सब बता दिया होगा। अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के काबिल कहाँ हैं वो? ऑफ कोर्स, उसने मुझे बताया। आफ्टर ऑल हमारा एक लविंग रिलेशन है। शायद वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर सकती, बट मेरी वाइफ अपने रिलेशन के लिए लॉयल है, तुम्हारी तरह नहीं। सो तुम अपने शिटी माउथ से उसका नाम न लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने बेहद कामली कहा। वो आहार्य था, इत्ती के अलावा कोई उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। हाँ, उसकी बातों से कीर्ति जरूर ऑफेंड हो गई थी। क्या मतलब है आपका? जस्ट लीव। तुम बस इतना जान लो कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मैंने ही आकाय को तुम्हारे खिलाफ किया है। उसने कबूल किया। जाहिर था वो कीर्ति पर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक छोटे से बच्चे के जहन में उसकी मां के खिलाफ कड़वाहट कैसे भर सकते हैं? कीर्ति हैरानी, गुस्से और तकलीफ से बोली। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी ही बहन से जेलस हो सकती हो, उसे प्रेग्नेंट न होने का ताना दे सकती हो। आहार्य को इत्ती का रोता हुआ चेहरा याद आया। उस दिन उसकी चेरी कितना रोई थी। उसके चेहरे पर गुस्से का अक्स नजर आने लगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। तुमने मेरी वाइफ को रुलाया है, मैंने बस तुम्हें पे बैक किया है। तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर करके, बाकी आकाश को तो तुम खुद से ऑलरेडी दूर कर चुकी हो। मुझे उसके लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ा, थैंक्स टू यू। उसकी आंखें मिस्टीरियस थी। क्या मतलब है आपका? कीर्ति को डर का एहसास हुआ। वेल नथिंग जस्ट। आहार्य ने टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया।
कुछ 30 सेकंड उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर हरकत की। फिर उसने फोन टेबल के बीचों बीच रख दिया। स्क्रीन कीर्ति की ओर थी। कीर्ति ने स्क्रीन की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कुछ बोल न सकीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रही थी। Congratulations, you lose everything। कीर्ति कुछ बोलने के हक में नहीं थी। वो आई थी आहार्य से जवाब मांगने, लेकिन आहार्य ने उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो खामोशी से वहां से जाने लगीं। वेट। कीर्ति हारी सी पलटी। आहार्य टेबल पर एक फाइल फेंकते हुए बोला, पिछले 1 साल से तुम इस प्रोजेक्ट पर काम रही हो ना? कीर्ति ने जल्दी से फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगीं। तुम्हें मैं इस प्रोजेक्ट से डिसमिस कर रहा हूं। आप कैसे? कीर्ति ने सर उठाकर उसे बेचैनी से देखा। आई ओन दिस प्रोजेक्ट एंड एज अ प्रोजेक्ट होल्डर मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से डिसमिस कर रहा हूं। कंपनसेशन तुम्हें मिल जाएगा। कीर्ति के हाथ से फाइल गिर गई। पिछले 1 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके पूरा होने के बाद उसका कैरियर एक मुकाम पर होता। लेकिन इस प्रोजेक्ट का तो सिंह कॉरपोरेशन से कोई लेना देना नहीं था। फिर खुद से जाने के काबिल हो या गार्ड्स को बुलाऊं तुम्हें बाहर फेंकने के लिए? कीर्ति का चेहरा बेइज्जती बेपसी से लाल हो गया। वो तेज कदमों से वहां से चली गईं। वो रोते हुए जा रही थी। अचानक वो किसी से टकरा गई। इडियट, सारी फाइल्स गिरा दी। गुस्से से कहते हुए इत्ती ने सामने देखा। अपने सामने कीर्ति को देख वो चुप हो गईं। कीर्ति को इग्नोर कर वो झुककर अपनी फाइल्स उठाने लगीं। कीर्ति भी बगैर कुछ कहे वहां से चली गईं। इत्ती ने सर घुमाकर उसे जाते हुए देखा। उसने कीर्ति की आंखों में आंसू देखे थे। कीर्ति दी क्यों आई थी? कैबिन में एंटर करते ही उसने सवाल किया। वो चलते हुए आहार्य के सामने आ गईं। यहां आई थी तो जाहिर है किसी काम के सिलसिले में आई होगी। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हमेशा की तरह अपनी गोद में बैठा लिया। अगर काम के सिलसिले में आई थी तो रोते हुए क्यों गईं? इत्ती उसे शक की निगाह से घूरने लगीं। जिस काम के लिए आई थी वो पूरा नहीं हुआ होगी। उसने पीछे चेयर से अपनी पीठ टिका ली। सच में? मुझ पर यकीन नहीं है? आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। सच सुनना है या झूठ? जो तुम्हें अच्छा लगे। आप डेविल हैं। आई एम श्योर आपने कुछ किया है। गुड, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। आहार्य ने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया। क्या खाओगी? मेन्यू में आप है क्या? हाँ, अभी अभी एड हुआ हूं। उसने अपना फोन टेबल पर लगभग फेंका और उसे खड़ा कर खुद भी चेयर से उठ गया। झटके से उसने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। मैं मजाक कर रही थी, इत्ती ने जल्दी से उसके कोट को पकड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सीरियस ले लिया। चलो अब एक दूसरे को खाते हैं। आहार्य उसे उठाए कैबिन से अटैच्ड रूम में चला गया। सबको लगता होगा कि मैं कोई चुड़ैल हूं जो ऑफिस से गायब हो जाती हूं। इत्ती आहार्य के ऊपर किसी आलसी बिल्ली की तरह लेटी थी। वो हल्की हल्की उबासी ले रही थी, शायद कुछ थकी हुई सी थी। उठो अब। नहीं, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं उठने की हालत में नहीं हूं। इत्ती ने अपना सर उसके सीने पर रखा तो उसे आहार्य की तेज धड़कनों का एहसास हुआ। वो खिलखिलाते हुए बोली, आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट है, मेरी मौजूदगी से ना? नहीं, वो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से। तुम अपनी फील करो, तुम्हारी भी तेज है। इत्ती सर उठाकर उसे गुस्से से घूरने लगी। मेरा दिल रखने के लिए ही बोल देते। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मौजूदगी से। उसने हाथ बढ़ाकर इत्ती के गालों को छुआ तो इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। अब क्या फायदा? इत्ती उसके साइड में आकर लेट गई। उसने आहार्य के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट खींच लिया। आहार्य खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहनने लगा। ये देखकर इत्ती ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया। उसकी हरकत पर आहार्य मुस्कुराया।
वरना रेस्ट करो, फिर हम साथ चलेंगे। इत्ती को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने फेस से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, नहीं, मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, तो मैं क्यों रुकूं? मैं जा रही हूं। वो उठकर बैठ गईं। आहार्य अपनी शर्ट के बटन्स बंद करते हुए उसके सामने बेड पर बैठ गया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ तो नहीं, आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करते रहते हैं? अब मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं रही। आहार्य उसे घूरता रहा। इत्ती ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया। कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी। लेकिन आप मुझसे पूछना मत प्लीज। नहीं पूछेंगे ना? इत्ती ने उसके ऊपर चढ़ा गईं। आहार्य ने सर हिला दिया क्योंकि वो जानता था वो बाद में खुद उसे बता देगी। इत्ती ने एक लाइट किस उसके होंठों पर करते हुए कहा, आई लव यू हब्बी।